अच्छा अच्छा, इसमें ना जो हमारे पास क्वेश्चन है, अब बेनजीर का दो दो टेन्यूअर्स हैं, नवाज शरीफ के भी दो टेन्यूअर्स हैं। एक बेनजीर का टेन्यूअर है जो 1988 से लेकर 1990 तक का है, जिसमें तकरीबन ये 20 मंथ्स का टाइम पीरियड है। अब इस ट्वेंटी, हाँ 20 मंथ के टाइम पीरियड में 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है बेनजीर का, और इसी तरह इसके अंदर जो है 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है, जबकि इसके अंदर इतना मटेरियल ज्यादा नहीं है। तो हमें फिर जी। हाँ अपनी तरफ से शॉर्टकट में। डेवलप करना पड़ता है। जैसे जैसे ये है, वर द challenges facing Benazir Bhutto and send the main reason why she left office in 1990। अब सिंध के जो प्रॉब्लम्स है उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। बाकी तो ये नॉर्मली सिंपल वाला क्वेश्चन था, ये फिर आसान हो जाता है। व्हाई डिड बेनजीर भुट्टो फॉल फ्रॉम ऑफिस इन 1990, और इसी टाइम इसके पीरियड। पीछे क्वेश्चन आता है इसमें, सोर्स भी, जी सोर्स से। इसमें आ, सोर्स भी, सोर्स से आते हैं। हाँ अभी तक तो कोई नहीं आया, कभी भी फ्यूचर में आ भी सकता है, बदल अभी तक नहीं आया। ठीक है सर। और ठीक एक है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पक्का किला मैसाकर। ये एक 4 मार्क्स का इसी टाइम बेनजीर के जो टाइम पीरियड है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ चुका होगा। और फिर बेनजीर का जो है फिर जो सेकंड टेन्योर है उसके बारे में भी 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई बेनजीर भुट्टोज गवर्नमेंट एंडेड इन 1996। और फिर इसी जो इसका जो सेकंड टेन्योर है उसके बारे में फिर 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी ये आया हुआ। तो इतना इतना शॉर्ट सा टाइम पीरियड है, तो उन पे 14 मार्क्स के भी आए हुए हैं। और फिर इन दोनों टाइम पीरियड्स को मिला के भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दोनों टाइम हम्म, पीरियड जैसे ये। जी। अब ये तो फिर आसान हो जाता है। हाउ सक्सेसफुल वाज बेनजीर भुट्टो एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द years 1988 and 1990 and 1993 and 1996। अब ये जो है ये मिला के क्वेश्चन आ गया। अगर हम बेनजीर के फर्स्ट टेनियर की बात करें, तो वो भी इतना आसान टाइम नहीं था उस बेनजीर के लिहाज से। जब नए इलेक्शंस हुए, किसी भी तरह से नए इलेक्शंस करवाने पड़ गए, क्योंकि गुलाम इसा खान जो था वो पाकिस्तान का नया प्रेसिडेंट बन गया। तो उन्होंने इलेक्शंस करवा लिए। तो उस इलेक्शंस में फिर क्या हुआ कि आर्मी के अंदर काफी ऐसे लोग शामिल थे जो एक लिहाज से फियरफुल थे। किस चीज से फियरफुल थे कि यार ये ना हो कि जो बेनजीर की जब हुकूमत बन जाएगी तो वो बदले लेने शुरू करे आर्मी से, क्योंकि वो आर्मी जो वाज इन्वॉल्व इन द हैंगिंग ऑफ द भुट्टो। तो इस फिर उस कुछ इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं आर्मी की तरफ से कुछ लोग थे, उन्होंने एक नई पार्टी बनवाई, एक ग्रुप बनवाया। उसका नाम था इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। अपोजिशन को इकट्ठा किया। क्यों इकट्ठा किया कि बेनजीर बड़ी पॉपुलर पार्टी थी, उनको ये डर था कि ये ना हो कि इलेक्शंस में बेनजीर के पास काफी ज्यादा मेजोरिटी आ जाए इलेक्शंस में, पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर। और जिस पार्टी के पास जितने ज्यादा मेंबर्स होते हैं तो वो उतनी ज्यादा ताकतवर होती है। क्यों? क्योंकि फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनी मर्जी की अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, अपने आप को पावरफुल कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से ना एक, जी। हाँ, तो एक पार्टी ग्रुप बनाया। और जब इलेक्शंस हुए तो बेनजीर को जो थे वो इतनी मेजोरिटी नहीं थी सीट्स में। उस वक्त तकरीबन थी 207 सीट्स थी टोटल, और बेनजीर ने सिक्योर की थी समवेयर 94, 92 94 सीट्स सिक्योर की थी। यानी कि जो असेंबली में हुकूमत बनाने के लिए 50% सीट्स होनी चाहिए। अगर 207 सीट्स है उसमें कुछ बाद में फिर जो थी वो रिजर्व सीट्स भी थी, तो उनका हाफ सीट्स उनको चाहिए थी, यानी कि 104 सीट्स चाहिए थी। तो बेनजीर वॉज जी। 12 to 13 सीट्स शॉर्ट ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। फिर उसमें ये होता है कि फिर तो, अगर कोई लार्जेस्ट पार्टी आती है तो वो फिर क्या करती है, सिमोलर पार्टीज को शामिल करके फिर वो जो एक 50% से ज्यादा का फिगर है वो हासिल कर लेते हैं और वो हुकूमत बना लेते हैं। सो वॉज डन बाय द बेनजीर। तो उसने फिर एमक्यूएम की, उस वक्त उसका नाम था मुहाजिर कौमी मूवमेंट,
कराची से उसका मेनली पार्टी थी, कराची और जो अर्बन एरियाज है सिंध के, खासतौर पे हैदराबाद, और उनका जो मेन वोटर्स था वो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से था, और वो उर्दू स्पीकिंग लोगों के राइट्स की बात करते थे। तो उनके साथ मिला के, और फिर कुछ एक दो दो तीन और छोटियां पार्टी मिला के दे फॉर्म द गवर्नमेंट जैसी तैसी। अब उस गवर्नमेंट को कोलेशन गवर्नमेंट कहते हैं। अब कोलेशन गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन अदर पार्टीज। एक जो पीपल्स पार्टी वाज डिपेंडेंट ऑन अदर पार्टीज है इसमें, अगर वो छोड़ जाएंगे तो जी उनकी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अब बेनजीर के टाइम में एक और प्रॉब्लम हुआ कि जो पंजाब सबसे बड़ा सूबा था, अब पंजाब में ना जो ओपोजिशन पार्टी थी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, उसकी हुकूमत कायम हो गई, और नवाज शरीफ बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब। और फिर वहां से उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। जो अब वो अपोजिशन पार्टी का चीफ मिनिस्टर था, तो वो प्राइम मिनिस्टर से उस तरह सही तरह कोऑपरेट नहीं कर पा रहा था। तो बेनजीर के बारे में, जो बेनजीर की एक तो अपनी इस्लामाबाद फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी बनी, फिर सिंध के प्रोविंस में बेनजीर की हुकूमत बनी थी पीपल्स पार्टी की, और जो केपी के उस वक्त नोन एज एनडब्ल्यू थी, वहां पे भी फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी। बलूचिस्तान में कुछ और पार्टीज की हुकूमत थी, और पंजाब में और पार्टीज की हुकूमत थी, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन दैट वे नहीं थी। तो जी। हाँ, उनको फिर प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर तकरीबन 9 11 या 12 महीने या हार्डली गुजरे होंगे, तो फिर एक बेनजीर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है नेशनल असेंबली में, कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर के पास अब 50% जो है लोगों की सपोर्ट नहीं है। अब इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई थी कि सिंध के अंदर ना एथनिक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। जो वहाँ के लोकल सिंधी थे और जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी, उनमें एथनिक टेंशन शुरू हो गई, और वो फिर राइट शुरू हो गए। तो फिर जो कराची में लोग थे वो सिंधी, जो एथनिक माइनॉरिटीज, जो उर्दू स्पीकिंग लोग थे, वो कुछ जो टेररिस्ट थे उनमें, मतलब सारे नहीं, वो सिंधियों को टारगेट कर रहे थे। जो इंटीरियर सिंध में सिंधी जो है वो, जो उर्दू स्पीकिंग लोग थे उनको मार रहे थे। तो काफी ज्यादा सिंध के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब इस दौरान ठीक है सर। एमपीएम ने ये एलिगेशन लगाया कि जो पीपल्स पार्टी है, बिकॉज बेनजीर भी शी बिलोंग्स टू सिंध, कि वो उस तरह इफेक्टिवली एक्शंस नहीं ले रही, और वो बायस्ड है अगेंस्ट उर्दू स्पीकिंग या महाजनों के खिलाफ वो बायस्ड है। तो उस वजह से क्या किया कि दे विथड्रू देयर सपोर्ट। उन्होंने कहा कि हम बेनजीर को सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसी दौरान एक प्रॉब्लम हुआ था कि कुछ लोग थे एनपीएम के, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे। तो कहा यही जाता है कि एक लोकेशन है हैदराबाद के अंदर ना, दैट इज नोन एज द पक्का किला। तो ये पुराने जमाने का जो बादशाहों का किला था, तो वहां पे तो लोग आबाद हो गए, तो वहां पे काफी एनपीएम के लोग थे। तो कहते हैं कुछ टेररिस्ट वहां पे जाके छुप गए, तो पुलिस ने एक्शन किया, जी तो अरेस्ट देम। तो उनको बचाने के लिए एनपीएम ने के जो लोग थे वहां से, खवातीन भी थी, बच्चे भी थे, वो पुलिस के सामने आ गए, और पुलिस ने उन पे फायरिंग की, जी जिसमें 38 women एंड चिल्ड्रन वर किल्ड। तो जिसकी वजह से और ज्यादा एथनिक टेंशन बढ़ गई, और एमपीएम ने फिर बेनजीर की हुकूमत से विथड्रॉ भी कर लिया। अब ये जो पहला क्वेश्चन था ना, कि एथनिक प्रॉब्लम्स इन सिंध वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द रिमूवल ऑफ द बेनजीर भुट्टो, ये यहाँ से वो आ जाता है। और पूरे सिंध के अंदर काफी ज्यादा फसादात हो रहे थे एथनिक बेसिस पे। तो एक ये भी सिचुएशन थी। फिर दूसरा ये था जो ये पॉइंट बेनजीर और नवाज शरीफ दोनों टाइम पे भी लगेगा, कि जैसे ही अफगान जंग खत्म हो गई, अमेरिका ने विद्रॉ कर दिया, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को जी जो इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलती थी ना, उसको भी बंद कर दिया। अच्छा, उससे बंद करने से क्या नुकसान हुआ कि गवर्नमेंट के पास इतने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू हो गया, महंगाई हो गई, और वो अपने जो कुछ काम करना चाहते थे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। तो ये जो इन्फ्लेशन, महंगाई और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स था, इससे भी गवर्नमेंट जो थी वो अनपॉपुलर हो गई। साथ ही जी नॉर्मली जो ज्यादातर इस फर्स्ट टेन्यूर में बेनजीर पे एलिगेशन लगा, वो करप्शन का था। कि बेनजीर का जो हस्बैंड है, ये एलिगेशन था, आसिफ अली जरदारी, ही इज इन्वॉल्व इन द नंबर ऑफ करप्शन केसेस या करप्शन इश्यूज। खासतौर पे उनका जो एक नाम पड़ गया था मिस्टर टेन हम्म परसेंट के नाम से, कि जो भी गवर्नमेंट की जो डील्स होती हैं उसमें वो 10% ले रहा है। तो करप्शन के काफी सीरियस एलिगेशंस लगने शुरू हो गए। और साथ ही क्या हुआ
कि जो असल कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, तो उसमें तो प्रेसिडेंट के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी, दिस इज फैक्ट। मगर जो एट्थ अमेंडमेंट हो गई थी जिया की तरफ से, और 58(2)B की जो अथॉरिटी आ गई थी, तो प्रेसिडेंट जो था वो, उसके पास अपॉइंटमेंट की भी अथॉरिटी थी कि वो आर्मी चीफ को अपॉइंट कर सकता था, एयर चीफ को कर सकता था, वो नेवी चीफ को कर सकता था। अब बेनजीर चाहती थी कि उसमें उसका भी रोल होना चाहिए, और प्रेसिडेंट कहता था कि ये मेरी अथॉरिटी है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या चीफ जस्टिस, उसकी सिलेक्शन में भी प्रेसिडेंट हैड अथॉरिटी, बिकॉज ऑफ द उस जालक ने जो अपने लिए अमेंडमेंट करवाई थी। तो इससे क्या हुआ कि तो बेनजीर, सुप्रीम कोर्ट में मेनली इसका क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का? अब सुप्रीम कोर्ट का तो ये है ना, जजेस है ना, तो वो अगर कोई भी डिसीजन जी। होता है वो हुकूमत के फेवर में भी कर सकते हैं, अगेंस्ट भी कर सकते हैं। और जो आम डिसीजंस होते हैं उनमें भी सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है। तो उनकी जजेस की जो अपॉइंटमेंट थी, उस पे प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी थी। जो नई अमेंडमेंट आई थी 58(2)B, एट्थ अमेंडमेंट ना, अब बेनजीर कहती थी कि जी। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। तो बेनजीर के और गुलाम ईसा खान जो प्रेसिडेंट था, उस जिया के मरने के बाद उनके दरमियान डिफरेंसेस शुरू हो गए। तो फिर क्या हुआ कि जो गुलाम साहब खान है, वो इवेंचुअली उसने बेनजीर की हुकूमत को फारिग कर दिया। उसने बेनजीर की प्राइम मिनिस्टरशिप को रिमूव कर लिया, करप्शन के इल्जाम लगाए, इनएफिशिएंसी के इल्जाम लगाए। फिर नेशनल असेंबली को भी उन्होंने खत्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। अच्छा, अच्छा, उसके जी। बाद फिर क्या हुआ कि नए इलेक्शन हुए, और उस नए इलेक्शन में फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो था वो जीत गया। और उसमें नवाज लीग की जो पार्टी थी, नवाज लीग, उसकी काफी ज्यादा मेजोरिटी आ गई, और इस तरह फिर नवाज शरीफ की हुकूमत बन गई। इसमें जो था, अच्छा सर, ये जो नवाज शरीफ का टाइम पीरियड है ना, अब इसके बारे में भी, किस? हाँ, एग्जैक्टली उसी तरह के क्वेश्चन है जैसे बेनजीर का टाइम पीरियड था ना, कि नवाज शरीफ के जो फर्स्ट टेन्योर था, जो उसका था 1990 से लेकर 1993, तकरीबन 2.5 ईयर्स का बनता है, 30 to 40 मंथ्स, 30 मंथ्स का बनता है, तो या थ्री थ्री ईयर्स का बनता है। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि जो नवाज शरीफ, वाई ही वॉज रिमूव फ्रॉम द पावर इन 1996, इस तरह का भी आता है। और फिर उस पे भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, जैसे ये था, व्हाई डिड नवाज शरीफ फॉल फ्रॉम ऑफिस इन 1993। फिर नवाज शरीफ का जो जो ये फर्स्ट टेन्योर है अगेन, इस पे ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि was the cooperative society's scandal the most important reason why नवाज शरीफ fell from office in 1993। फिर नवाज शरीफ का उसमें जो वो, प्रॉब्लम्स का नहीं है? हाँ, वो, प्रॉब्लम्स। हाँ, इसके इसके जो फर्स्ट टेन्योर है इसके, फिर जो सेकंड टेन्योर है, उसमें फिर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ऐसे अभी तक ठीक है 14 मार्क्स का कभी सर। क्वेश्चन आया नहीं है, मगर कभी 14 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है। उसमें ये है, एक्सप्लेन द circumstances that brought परवेज मुशर्रफ इनटू पावर इन 1999। ये बेसिकली नवाज शरीफ के रिमूवल के बारे में, तकरीबन ये भी 2.5 ईयर्स की उसकी हुकूमत थी, उसके बारे में था। और अगेन ये जो था, ये भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी इसके फर्स्ट टेन्योर के बारे में है। अब बिगिनिंग विद जो नवाज शरीफ के बारे में है, जो पॉइंट्स हैं, अगर हम पॉइंट्स की बात करें, तो नवाज शरीफ की जब हुकूमत बनी, एक तो प्रॉब्लम वही इसके टाइम में भी कंटिन्यू करेगा जो बेनजीर के टाइम में था। जी। तो अगेन वो वही टाइम था, जैसे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से खास तौर पे नवाज शरीफ के फर्स्ट टाइम में, वो अमेरिका के साथ जो थे, वो हमारे रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे, और अमेरिका से इकोनॉमिक एड भी नहीं मिल रही थी हमें। तो वो प्रॉब्लम्स चलते रहे। फिर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, वो भी ज्यादा खराब थी। जो क्लासनिकोव कल्चर आया था, ड्रग कल्चर आया था पाकिस्तान के अंदर, जो ड्रग एडिक्ट्स थे उनका नंबर भी काफी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर बढ़ गया था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो थे, वो भी नवाज शरीफ ने इनहेरिट किए, जैसे बेनजीर के टाइम में हुआ था। तो इसी जी। तरह ही इस टाइम पीरियड की भी ये कंटिन्यूटी चलती रही। तो नवाज शरीफ वाज आल्सो फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग हिज गवर्नमेंट। हाँ, उस दौरान जो पॉजिटिव चीजें थी, तो नवाज शरीफ ने ये मोटरवे का प्रोजेक्ट शुरू किया था,
अब मोटरवे का जो प्रोजेक्ट था ये साउथ एशिया का पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। तो इससे उसका जो एक इम्प्रेशन जो डेवलपमेंट का था वो बना। फिर इसी दौरान एक और प्रॉब्लम आया कि उसको हम बीसीसीआई स्कैंडल भी कहते हैं, जिसे बुक के अंदर लिखा हुआ है। वो एक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल थी, वो एक पाकिस्तानी की थी बैंक। तो दैट बैंक, हाँ, वो जो उस पे कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्जामात लगे, और जो बैंक जो था वो दैट वाज क्लोज इन द यूके। अब उसमें काफी पाकिस्तानियों के पैसे भी फंस गए, वन थिंग। और उससे गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट को भी इवन दे कुड बारो द लोन एज वेल, जब इन द एब्सेंस ऑफ द अमेरिकन एड। तो वो एक जो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, वो भी इनके लिए क्लोज हो गई गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए भी गवर्नमेंट के लिए फिर प्रॉब्लम्स, वो एक इट वाज एडिशन टू प्रॉब्लम्स। और दूसरा एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्कैंडल था। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज हाँ जी। स्कैंडल क्या था कि उस जमाने में ना, ये एक सॉर्ट ऑफ प्राइवेट बैंक थे ना, जिसमें गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्व थी। काफी इंडिविजुअल्स ने अपने एक सोसाइटीज बनाई थी, वो लोगों से वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती थी कि अगर कोई लोग वहां पे पैसे रखता था तो उनको पर मंथ इंटरेस्ट मिलता था। और वो जो इंटरेस्ट था वो नॉर्मल बैंक्स जितना बैंक्स में मिलता है उससे ज्यादा था। अब इस वजह से काफी लोगों ने, जैसे पेंशनर्स थे, बेवाएं औरतों थी, जो गरीब लोग थे जिनकी कुछ सेविंग्स थी, तो वो उन्होंने उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रखी। और बाद में क्या हुआ कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो लोग थे वो भाग गए पैसे लेके लोगों के ना। तो उसमें फिर हाँ ये जी। काफी क्राइसिस शुरू हुआ। फिर वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उनके भी इल्जाम आया, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी से नवाज शरीफ की जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज थी उन्होंने भी लोन लिया था। तो उन्होंने कहा कि इन वन वे और अदर वे इनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो गवर्नमेंट की रेपुटेशन हाँ काफी जी। खराब हुई। दो उन्होंने पेमेंट कर ली, मगर काफी ज्यादा इसमें लोग इन्वॉल्व थे। तो ये गवर्नमेंट के लिए काफी, एक लिहाज से उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए काफी प्रॉब्लम रहा। फिर इसके इस दौरान जी। जो नवाज शरीफ के टाइम में ना, फिर वो एक शरीयत बिल भी आया। नवाज शरीफ ने बाज़ाहिर ये कहा कि जो गवर्नमेंट है सारी इस्लाम के बेसिस पे होनी चाहिए। कौमी असेंबली से वो जो बिल कहते हैं लॉ तो पास हो गया, सेनेट में वो रिफ्यूज हो गया। तो उसको भी क्रिटिसिज्म आया कि नवाज शरीफ असल में इस्लाम के नाम पे अपने पावर्स बढ़ाना चाहता है। और साथ ही फिर नवाज शरीफ के उस टाइम में आर्मी चीफ था जनरल आसिफ नवाज जंजुआ। तो उसके साथ भी इसके रिलेशंस नवाज शरीफ हुकूमत में नवाज शरीफ के खराब हो गए। और ये भी एक रूमर्स चलने शुरू हो गए कि अब आर्मी इज नॉट हैप्पी विद नवाज शरीफ, और वो शायद इनकी हुकूमत खत्म कर दें। मगर मीन वेल बिफोर एनीथिंग सच हैपन्स, तो जो था जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, ही फेस हार्ट अटैक, और उसमें हार्ट अटैक में उसकी डेथ हो गई। तो बाद में उसका भी जी। एलिगेशन तो है, वो नवाज शरीफ पे लगाया गया कि इन वन वे और अदर वे ही माइट बी इन्वॉल्व इन हिज किलिंग। साथ ही सेम इशू जैसे बेनजीर के, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट था गुलाम इसा खान, जैसे उनके साथ रिलेशन खराब हो गए थे, इसी तरह नवाज शरीफ के जो रिलेशन थे गुलाम इसा खान के साथ काफी ज्यादा खराब हो गए, उन्हीं अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज पे, और जो एक पावर्स के इश्यूज पे। तो फिर गुलाम इसा खान ने उसी तरह जैसे बेनजीर की हुकूमत को खत्म किया था, नवाज शरीफ की हुकूमत को भी खत्म कर दिया और नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। अब नवाज शरीफ ने क्या हाँ किया कि जी। वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि ये जो डिसीजन हुआ है, हमारी जो हुकूमत खत्म कर दी गई है, ये गलत हुआ है, दिस इज नॉट एज पर द लॉ, दिस इज इलीगल। और वहां से जी। फिर सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन है वो नवाज शरीफ के फेवर में आ गया। तो उनकी जो हुकूमत थी फॉर टाइम बिंग रिस्टोर हो गई, वापस आ गई। मगर नवाज शरीफ और प्रेसिडेंट के झगड़े बिल्कुल खत्म नहीं हो रहे थे। देवर कंटिन्यूड टेंशन इन द कंट्री, और एक इंस्टेबिलिटी हो रही थी। तो उस वक्त का जो आर्मी चीफ था उसका नाम था अब्दुल वहीद काकर, ही इंटरवीन। और उन्होंने दोनों को कहा कि बिकॉज ऑफ यू टू पीपल पाकिस्तान इज सफरिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, योर एनिमिटी या एक जो आप लोगों की हॉस्टिलिटी है, डिफरेंसेस ये क्रिएट कर रहे हैं। और जनरल जो था अब्दुल वहीद काकड़, ही फोर्स्ड या बोथ ऑफ देम टू रिजाइन। तो गुलाम इसा खान ने भी रिजाइन किया, और फिर हाँ नवाज जी। शरीफ ने भी रिजाइन किया। और उसके बाद जो था फिर बेनजीर इलेक्शन हुए, और बेनजीर वन हिज वन हिज सेकेंड टर्म। अच्छा, सेकेंड टर्म में भी क्या हुआ, कुछ तो मसले मसाइल उसी तरह चलते रहे जिस तरह फर्स्ट टेन्योर में था। कि उसी तरह जो इकोनॉमिक असिस्टेंस थी और जो बाकी जी। इश्यूज थे वो उसी तरह रहे।
मगर सेकंड टेन्योर की जो मोस्ट एक प्रोमिनेंट जो एक बात थी पीपल्स पार्टी की, वो उसके फैमिली फ्यूज थे। अब फैमिली फ्यूज में क्या था कि जो उसकी मदर थी, नाम उसका नुसरत भुट्टो था, वो चाहती थी कि वो अपने बेटे को प्रमोट करे। और बेनजीर जो थी, शी वाज एट द हेलेंस ऑफ द अफेयर। बेनजीर वो खुद कंटिन्यू करना चाहती थी। इसी दौरान जो मुर्तजा उसका भाई था, उसका नाम मुर्तजा भुट्टो था ना, ही वाज आउट ऑफ कंट्री। और उस मुर्तजा भुट्टो पे काफी एलिगेशन थे टेररिज्म के। जब भुट्टो को फांसी दी गई थी, तो एक तंजीम बनाई थी मुर्तजा भुट्टो ने, अज़ ना। तो वो फिर मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ देवर टेकिंग द एक्शन, तो इसलिए उनके खिलाफ टेररिज्म के चार्जेस थे। इवन जियाला के टाइम में एक एरोप्लेन हाईजैक हुआ था पाकिस्तान का ना, तो वो अफगानिस्तान ले गए थे, और वो अल जुल्फकार ने अगवा करवाया था। और वहां से फिर उन्होंने कहा था कि अगर जो प्रिजनर्स को आप छोड़ देंगे तो फिर हम जहाज को जो है वो रिलीज कर देंगे। इस ब्लैकमेलिंग में नंबर ऑफ पीपीपी एक्टिविस्ट वर रिलीज फ्रॉम द जेल्स एज वेल। तो इसी तरह के जी अल जी। जुल्फकार पे टेररिज्म के एलिगेशंस थे। तो वो फिर मुर्तजा भुट्टो उस टाइम में वापस आना चाहता था, बेनजीर नहीं चाहती थी कि वापस आए, क्योंकि उसको पता था कि मेरी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स होंगे। बहरहाल मुर्तजा भुट्टो आ गया, ही वाज जेल्ड, और बाद में वो रिलीज हो गया। फिर उसने अपनी पार्टी बनाई। और फिर जो इलेक्शंस हुए नए, उस वक्त जब हो रहे थे बेनजीर के सेकंड टेन्योर में, तो मुर्तजा भुट्टो भी सन से कुछ सीटों से कंटेस्ट कर रहा था। तो अब नुसरत भुट्टो जो उसकी मदर थी, वो पीपल्स पार्टी की को चेयरपर्सन भी थी। अब वो बजाय पीपल्स पार्टी को सपोर्ट के कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए अपने बेटे को सपोर्ट कर रही थी। तो इससे भी उनके जी डिफरेंसेस जो थे वो डेवलप हो गए। और बाद में जो आसिफ इसके मुर्तजा भुट्टो के जो डिफरेंसेस थे, बेनजीर के हस्बैंड जो आसिफ जरदारी था उसके साथ भी डेवलप हो गए। और उनके दरमियान कहते हैं कि झगड़ा भी हुआ। और इसी दौरान कराची के अंदर एक मिलिट्री पुलिस ऑपरेशन चल रहा था अगेंस्ट क्रिमिनल्स ना। तो उसी दौरान क्या हुआ कि मुर्तजा भुट्टो पे पुलिस ने फायरिंग की, और उस पुलिस फायरिंग में ही वॉज किल्ड। और उसका जो एलिगेशन है वो आसिफ जरदारी पे लगाया गया, या उस पे लगा। अब उसी टाइम में बेनजीर के लिए एक चीज बेहतर थी बाजार उन्होंने, कि अब उनका प्रेसिडेंट जो था वो पीपल्स पार्टी का था। पीपल्स पार्टी का बंदा था, उसका नाम था फारूक लगारी। तो ताकि वो उन्होंने अपना प्रेसिडेंट इसलिए लगवाया था ताकि कोई खतरा ना हो। मगर प्रेसिडेंट वाज हिमसेल्फ कन्विंस कि इस मुर्तजा की किलिंग में शायद आसिफ जरदारी इन्वॉल्व है। ही वाज नॉट आल्सो सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट। तो फिर आसिफ फारूक लगारी ने बेनजीर की हुकूमत को जो था वो उसको खत्म कर दिया। फिर इसी दौरान नए इलेक्शन हुए, और नए इलेक्शंस में फिर नवाज शरीफ वन द इलेक्शंस, उसने अपनी हुकूमत बनाई। अच्छा, नवाज शरीफ का जो सेकंड टेन्योर था उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो उसी तरह चलते रहे अभी भी, जबकि कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो गई थी अमेरिका के साथ। बेनजीर के टाइम में रिलेशन में कुछ बेहतरी आ गई थी, मगर अभी भी उस लेवल के बहरहाल नहीं थे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वर देयर। इसी दौरान नवाज शरीफ का क्या हुआ कि डिफरेंसेस डेवलप हो गए उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के साथ। चीफ जस्टिस था जी। उसका सुप्रीम कोर्ट का सैयद सज्जाद अली शाह। तो वो कोई करप्शन से रिलेटेड नवाज शरीफ पे केस था वो चला रहा था, तो इससे काफी ज्यादा डिफरेंसेस हो गए जुडिशरी में। फिर वो जुडिशरी पे अटैक भी हुआ था, और इवेंचुअली फिर वो जो चीफ जस्टिस था रिमूव फ्रॉम द पावर। तो इससे भी हुकूमत की काफी बदनामी हुई। फिर सेकेंड टेन्योर में नवाज शरीफ के मीडिया के साथ नवाज शरीफ की लड़ाइयाँ ज्यादा हुई उनकी हुकूमत की, खासतौर पे जंग उस वक्त जंग ग्रुप था। उनके वो आर्टिकल्स कुछ उनके लोग लिखते थे नवाज शरीफ के जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। तो उससे भी वो मीडिया के साथ इनके रिलेशंस खराब हो गए। जंग पेपर के साथ इनके काफी ज्यादा रिलेशंस खराब हो गए। साथ ही फिर क्या हुआ कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, और पाकिस्तान ने भी उनका मुकाबले में न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो पाकिस्तान के अंदर ऊपर और ज्यादा सिवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे। पहले ही हमारी इकोनॉमी जो थी इतनी अच्छी नहीं थी, अच्छी कंडीशन में नहीं थी, फिर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लग गई। तो हुकूमत के लिए गवर्नमेंट गवर्नेंस जो था वो इट बिकेम सीरियस इशू। महंगाई था, पैसे नहीं थे, तो काफी ज्यादा क्रिटिकल हालात हो गए। हाँ तो इससे अनपॉपुलर होगी गवर्नमेंट। फिर एक और इंसिडेंट हुआ बहरहाल इस दौरान। नवाज शरीफ ने एक बात पॉजिटिव थी कि वो इंडिया के साथ जो रिलेशन थे अपने बेहतर कर रहा था। इसी दौरान कारगिल का क्राइसिस हुआ। अब कारगिल का क्राइसिस क्या है कि कश्मीर का इलाका था, वहां पे
कहा जाता है कि वो जो हमारे फौज थे वो उन्होंने कब्जा कर लिया, और फिर बाद में उन्होंने जी कहा कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन है। जब इंडिया को पता लगा तो इंडिया का सख्त रिएक्शन आ गया, और इवेंचुअली पाकिस्तान को वहां से विदड्रॉ करना पड़ा। इससे फिर आर्मी के और नवाज शरीफ के डिफरेंसेस काफी डेवलप हो गए। इससे पहले भी नवाज शरीफ के जो उस वक्त का आर्मी चीफ था परवेज मुशर्रफ, उससे पहले एक और आर्मी चीफ था जिसका नाम था जनरल जहांगीर करामत। तो उसने एक जी स्टेटमेंट दी थी कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल शुड बी स्टेब्लिश्ड, अदारा होना चाहिए जिसमें आर्मी का चीफ और दूसरे जो सर्विसेज चीफ हों वो भी हों, और वो गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकें, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सॉल्व कर सकें। तो नवाज शरीफ ने उसको समझा कि ये मिलिट्री जो है या जो आर्मी चीफ है वो गवर्नमेंट के अफेयर्स में इंटरफियर कर रहा है। तो उसने क्या किया कि उसको फोर्स किया टू रिजाइन फ्रॉम हिज आर्मी चीफ पोस्ट ना। तो उसकी रेजिग्नेशन की वजह से आर्मी में पहले से ही रिजाइनमेंट थी। फिर ये कारगिल का क्राइसिस हुआ, उसमें नवाज शरीफ ने ये एलिगेशन लगाया, उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि परवेज मुशर्रफ ने अपने तौर पे ये एक्शन लिया है और उसने हुकूमत को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जिसकी वजह से परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ की हुकूमत के दरमियान काफी ज्यादा डिफरेंसेस डेवलप हो गए। फिर परवेज मुशर्रफ वाज आउट ऑफ द कंट्री, और परवेज मुशर्रफ वाज रिमूव फ्रॉम हिज चीफ आर्मी चीफ पोस्ट। आर्मी वाज प्रिपेयर्ड कि अगर इस तरह किया तो हम जो है वो हुकूमत को खत्म कर देंगे। तो तो इट वो अपनी लेट। पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए वो 15 हाँ, अमेंडमेंट किया उसमें। हाँ वो, अच्छा 14th अमेंडमेंट का भी ये है कि वो भी एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी जो इसमें 14 अमेंडमेंट है, फिर 13 अमेंडमेंट है। इसी दौरान एक बड़ा एक हम्म, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि जो प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी थी ना वो उन्होंने खत्म कर दी थी। अब प्राइम मिनिस्टर के पास काफी ज्यादा पावर आ गए थे, ये एक जी पॉजिटिव था, क्योंकि इनके पास असेंबली के अंदर जो थी वो अक्सरियत थी। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाए थे कि अगर कोई भी बंदा एक पार्टी से जीत के दूसरी पार्टी में पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अब इन स्टेप से इनकी हुकूमत तो स्ट्रांग हो गई थी, मगर आर्मी के साथ इनके डिफरेंसेस काफी ज्यादा डेवलप हो गए। जैसे परवेज मुशर्रफ वाला एक हुआ कि परवेज मुशर्रफ वाज आउट ऑफ द कंट्री, तो उसको उन्होंने रिमूव कर दिया, आर्मी डिड नॉट एक्सेप्ट दैट। और आर्मी ने क्या किया, दे टुक द मिलिट्री कू, हुकूमत के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी, रिबेलियन हो गई, और नवाज शरीफ वॉज जी रिमूव फ्रॉम द पावर। तो सेकंड टेन्यूर में ये था। फिर इसमें यही बस पॉइंट आता है, व्हाई वाज नवाज शरीफ रिमूव फ्रॉम हिज पावर इन 1999। तो उसमें हम 2 3 7 मार्क्स से ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है। उसमें ओवरऑल हम बताएंगे कि आर्मी के साथ पहले से रिलेशन खराब नहीं थे, जनरल जहांगीर करामत का हो गया। फिर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी वो, और जो हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे और हालात और जी खराब हो गए। फिर कारगिल क्राइसिस का हम उसमें डिस्कस करेंगे कि आर्मी और जो था गवर्नमेंट के दरमियान डिफरेंसेस बढ़ गए, और उसमें उसकी वजह से जो था वो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ द रिमूवल ऑफ नवाज शरीफ फ्रॉम द पावर। तो दिस वे वी कैन